हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सूरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की भूमि सूरवीरों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। एक से एक बढ़कर पराक्रमी योद्धा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में इतने ही बड़े बड़े डाकू भी हुए हैं। दोस्तों, हमारे कहावत है, या तो गीतड़ा या बीतड़ा, गीतों के अंदर वो गाए जाते हैं। ऐसे ही पश्चिमी राजस्थान के खूंखार डाकू चाचा भतीजा, जिनके बारे में कौन नहीं जानता, जिनके शौर्य वीरता के बारे में, इनकी बहादुरी के किस्से जन जन की जुबान पर है, गीतों में गाए जाते हैं, जिनका उल्लेख जब भी कभी बैठे होते हैं बड़े बुजुर्ग, तब उनके बीच में बहुत चाव के साथ में सुनाया जाता है और सुनते हैं। तो आइए दोस्तों, पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार मैं आपने वैसे तो उनकी बहुत सारी कथाएं सुनी है, गीत सुने हैं, लेकिन पहली बार आपको पूरा का पूरा उनका जीवन वृत्तांत और उस डाकुओं की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो आप देखें। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं जाने माने डाकू ओमपुरी लालपुरी के बारे में। ओमपुरी और लालपुरी चाचा भतीजा, ओमपुरी लालपुरी के चाचा हुआ करते थे। दोनों ही खूंखार डाकू और उनके नाम से तूती बोलती थी। और पोकरण क्षेत्र के आसपास के पश्चिमी राजस्थान में उनका खौफ था। इन दोनों का बहुत ही आपसी तालमेल था और इनके खौफ से वहां के लोग त्रस्त थे, इतना आतंक था। ओमपुरी का जन्म जाना माना गांव, जो डाकुओं के गांव से नाम से जाना जाता है, साकड़ा, जो पोखरण तहसील में आज भी है, साकड़ा गांव में हुआ था। जैसा आप देख रहे हैं, ये मैं क्लिपिंग दिखा रहा हूं, ये साकड़ा गांव का नजारा आप देखें, ये साकड़ा गांव। और आज यहां पर ये गांव विद्यमान है और अब भी यहां पर याद किया जाता है। दोस्तों, कहते हैं इस गांव में एक कुआं था, जहां पर आज पुलिस चौकी थाना बना हुआ है। वहां उस कुएं को ढक दिया गया। उस कुएं का पानी की गुटकी देने पर यहां का हर बच्चा सूरवीर पराक्रमी होता था, डकैत होता था। इसलिए साकड़ा में एक से एक बढ़कर के डाकू हुए। ये डाकुओं के गांव के नाम से ही जाना जाता था। आज यहाँ पर पुलिस चौकी, एक पुराना नीम का वृक्ष आज भी विद्यमान है। पूरी के बारे में कहावत है कि स्वामी जन्मियो साकड़े, जामण भमर जरी, और मोटर भरदो मिलिट्री, और पकड़ो ओमपुरी, काथने सामण जन्मी और के जामण पायो दूध, और ओमपुरी थारे बंदूक सुम थरके युम दूत। ये उनके लिए कहा गया। इस दोहे से जाहिर होता है कि वो कितने सूरवीर पराक्रमी और कितने खूंखार डकैत थे, जिनका आतंक था। जी हाँ दोस्तों, 1915 के आसपास में उनका जन्म हुआ था। एक स्वामी परिवार में गो में जन्म हुआ उनका। स्वामी गोस्वामी जाति में पानी पिया था। मां ने उनको उसी रूप में गुटकी दी थी। और हमारे यहाँ तो कहते भी है, जरणी जने तो ऐसा जड़जे के दाता के सूर, और नहीं तो रह जे वांजनी मती गवाई जे दूर। ओमपुरी जैसे ही बड़े हुए, बड़े होने के बाद में उन्होंने भी एक अपना गिरोह बनाया। कद काठी, विशाल कद काठी थी। कहते हैं 8 अंगुल तक उनकी ललाट थी, 10 अंगुल की गर्दन थी। बलिष्ठ व्यक्ति थे और कद काठी बहुत अच्छी थी और बहुत ही बलिष्ठ थे। देखते ही देखते उनका खौफ बढ़ने लग गया और बहावलपुर में जाकर के उन्होंने लूटा। बहावलपुर जो आज पाकिस्तान में, उस जमाने में तो भारत पाकिस्तान एक था। कुचामन से जो बारात आती थी उनको लूटा। त्रिलोक चंद की हवेली जो थी, वहां जैसलमेर में उन्होंने लूटपाट की। और बड़े बड़े जो बालोतरा, सिवाना और पोखरण, उसके बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, मालवा तक, गुजरात तक, सांचौर, जालोर, यहां तक बड़े बड़े शहरों में उनका खौफ था। वहां डकैतियां करते थे, उससे बहुत इनकम होती थी। लेकिन दोस्तों, हमारे पुराने इतिहास में जब भी कभी आप जाकर के पढ़ोगे, सुनोगे, तो इन समस्त डाकुओं में, विशेषकर राजस्थान के डाकुओं के पीछे तत्कालीन सामंतों का बहुत बड़ा शय था, संरक्षण दिया करते थे। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत सी जगह डकैतियां की। पास में जाने से, मुठभेड़ करने से पुलिस वाले भी कतराते थे और ये पकड़ में आते नहीं थे। इतना इनका खौफ था कि इनके खौफ के कारण से कोई इनके विरुद्ध बोलने को तैयार नहीं होता था। और फिर भी कभी कोई जाने अनजाने बोल भी लेता था तो दूसरे दिन उसको सजा दी जाती थी। एक बार की बात है दोस्तों, ये बढ़ियाना और रातड़िया, जो पोखरण की तहसील में जाट बाहुल्य क्षेत्र है। चूंकि जाट कृषक कौम में बहुत मेहनत करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, धन दान से परिपूर्ण थे, संपन्न थे, मवेशी रखते थे, तो उनके यहाँ भी अक्सर लूटपाट किया करते थे। एक बार लूटने के लिए एक घर में वहां गए तो उस घर में परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी। रात्रि का समय था, डेड बॉडी आंगन में पड़ी थी। लाश के आसपास में परिवारजन शोक संतप्त बैठे थे। बाहर उन्होंने आवाज लगाई ओमपुरी ने जाकर के, तो लोग बाहर आए तो लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि हमारे घर में मृत्यु हुई है। लेकिन ओमपुरी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो स्वयं अंदर गए। जाकर के लाश के कफन को उठा करके हिला करके देखा कि कहीं ये झूठ मूठ में तो आदमी को नहीं सुला करके कफन उड़ा दिया हो बचने के लिए। लेकिन जब उसको यकीन हुआ कि वास्तव में मृत्यु हुई, तब जाकर के गए, जिनमें कोई संवेदना नहीं थी, इतना खौफ था। ओमपुरी के गिरोह में लालपुरी तो थे ही, एक खानू रबारी
था जो उनका खास दायां हाथ हुआ करता था। खानू रबारी, ओमपुरी, लालपुरी और छुटपुट और भी सदस्य साथ में हुआ करते थे, आते थे दोस्तों। लेकिन सब दिन होत न एक समाना, राजा प्रजा सब ने जाना, सब दिन होत न एक समाना। वक्त एक जैसा किसी का नहीं रहा है, न कभी रहता है। एक वक्त वो भी आया जब इनका भी विरोध होने लगा और उनके लिए एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ी असुर महाअभिमानी, करी अनीति जाय बरनी, सिद्ध विप्र सैनु धुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि जब जब भी इस धरती पर अत्याचार होता है तो भगवान किसी न किसी को किसी न किसी रूप में यहाँ पर भेजता है और उन दुष्टों का संहार करता है। इनके आतंक से त्रस्त होने पर एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीब और निर्धन परिवार से था, जाट परिवार से मैंने पूर्व में बताया, बढ़ियाना और रातड़िया और ये आसपास का जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, उसी जाट कुल में निर्धन परिवार में एक जन्म हुआ जिसका नाम था खरताराम। और खरताराम का जन्म 1925 में हुआ था और बहुत ही गरीब परिवार से थे। चूंकि जैसलमेर के ये पोखरण और इसके आसपास में राजपूत और चारणों की जागीरी के अधिकतर गांव हैं, तो चारणों की जागीरी का गांव, वहां पर ये उनकी बकरियां चराते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण से और बकरियां काफी साल तक उन्होंने बकरियां चराई। उसी दौरान तिलवाड़ा का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो पहले से ही भरता है। बहुत सारे मवेशी वहां आते हैं और पशु मेले में बहुत सारे किसान अपने मवेशियों को खरीदने अथवा बेचने के लिए आया करते थे। तो जो जिनके चारणों के यहाँ पर बकरी चराया करता था, उन जागीरदारों के चारण जागीरदारों के वहां से बैल बेचने के लिए उनको भेजा तिलवाड़ा। ये गए, खरताराम जी तिलवाड़ा पशु मेले में बैल बेचने के लिए उनके साथ में गए। तिलवाड़ा पशु मेले में उस जमाने में देश के आजादी का आंदोलन चल रहा था, ये 1946-47 की बात है। और वहां पर जब गए तो वहां पर बलदेव जी मिर्जा जाने माने नागौर के नेता रहे, जिनको में जागृति लाने में किसानों के हितैषी रहे। नाथूराम मिर्जा, बलदेव राम जी मिर्जा को कौन नहीं जानता। ये बलदेव राम जी मिर्जा वहां पर पशु मेले में आए थे, तो वहां बलदेव राम जी ने एक भाषण दिया। उस भाषण के अंदर लोकतांत्रिक रूप से भाषण दिया, अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए कहा और उनके भाषण से खरताराम जी बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद में जब भाषण पूरा हुआ तो ये बलदेव राम जी से मिले, अपना परिचय दिया। बलदेव राम जी ने उनको नागौर बुलाया, ये नागौर भी गए, नाथूराम जी से भी मिले और वहां जाने के बाद में उन्होंने जो यहाँ के किसान थी उनकी व्यथा बताई। और उनकी व्यथा सुनने के बाद में मिर्जा साहब ने उनको कहा कि मैं आपके साथ में हूं और आप जाओ और मैं आपके हर प्रकार से मदद करूंगा। साथ ही ये सलाह दी कि आप एक सहकारिता की दुकान खोलो जिसमें आपको सस्ते दाम पर राशन मिलेगा, किसानों को सहायता मिलेगी और आपके भी आय का स्रोत हो जाएगा। खरताराम जी वहां से आने के बाद में एक अलग ही भाव के साथ में आए, वैचारिक परिवर्तन के साथ में पुनः बढ़ियाना आए। और वहां आने के बाद में बढ़ियाना के पास में एक ढाणी है प्रहलाद जी गोदारा की, वहां पर सहकारिता की उन्होंने दुकान खोली। तो ओमपुरी, लालपुरी और खानू रबारी और ये सब पूरा गिरोह आया वहां आने के बाद में दुकान से उन्होंने ऊंटों के लिए फिटकरी, गुड़ और सामान मांगा। तो खरताराम ने कहा कि ये सरकारी दुकान है, यहाँ बिना पैसे कुछ भी नहीं मिलता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इतना कहना, उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो खरताराम जी ने साहस दिखाया। इतना कहते ही उन्होंने बंदूक तानी मारने के लिए, लेकिन जो आसपास में लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया, आता जोड़ी कैसे तैसे करके मामले को सुलटाया और वहां से वो चले गए। बोले ठीक है, पैसे हम भेजेंगे। अब खरताराम जी को सब पता तो लग गया, धमकी दे करके गए हैं तो निश्चित तौर पे ये कुछ ना कुछ करेंगे। वो वहां से सामान लेकर के चले गए। अब जाते वक्त उन्होंने तय किया कि अब इसको ठिकाने लगाना है, खरताराम को जिंदा नहीं रखना है, वरना आगे हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 2-4 दिन के बाद में फिर तैयारी के साथ में आए। प्रहलाद जी की ढाणी पर, वहां पर जैसे ही दूर से दोहरे पर ढाणी थी, आते हुए देखा ओमपुरी, लालपुरी को। खरताराम जी समझ गए कि आज निश्चित तौर पे ये काल बन करके मेरे लिए आ रहे हैं। उन्होंने वेश धारण किया और बकरियों का झुंड चल रहा था, उसके साथ में बकरियों को लेकर के रेवड़ के साथ में चले गए। वहां आने पर पूछा कि कहाँ है खरताराम, हम पैसे देने के लिए आए। जो सामान लेके गए थे वो बंदूक ताने हुए थे, चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। तो प्रहलाद राम जी ने और उनके परिवार वालों ने कहा कि वो तो पोखरण गए हुए हैं। अच्छा, पोखरण गए क्या? हाँ। तो फिर वो वहां से वापस चले गए। उस दिन बच गए, वरना किसी भी हालत में खरताराम जी को जिंदा नहीं रखते। अब वहां से पोखरण का कहकर के वो पीछे चले गए। तो अब खरताराम जी ने ये उसी दिन निश्चय किया। उस दिन खरताराम जी ने तय कर लिया कि अब 2 स्थितियां हैं, या तो मुझे जिंदा रहना है तो इनको मरवाना पड़ेगा, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। फिर वहां से पोखरण जाने का कह करके गए थे और वहां से पोखरण जाकर के भंवर सिंह जी थे, वो भी उससे प्रताड़ित थे ओमपुरी से, और उन पर भी वहां अत्याचार उन्होंने कर रखे थे। और ये सब बात चर्चा में थी, उनको विश्वास में लिया तो दोनों मिलकर के और फिर तय किया कि किसी भी रूप में पुलिस को बुलाना है, सूचना देना है। दोस्तों, उस जमाने में थाने दूर दूर हुआ करते थे। पोखरण में थाना था नहीं, पोखरण थाना लगता था फलोदी।
पुलिस वाले भी उनके आतंक से इतने खौफ थे कि हर कोई की हिम्मत भी नहीं होती थी। अब फिर वो गए सीधा फलौदी जाकर के थाने में शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि ये स्थिति बनी है और आप कार्रवाई करो वरना हम यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे। पुलिस वाले भी ताक में तो थे। फिर पुलिस वालों ने फोर्स का गठन किया, जोधपुर से भी फोर्स मंगवाई और गढ़ के साथ में वो वहां से बंदूक लेकर, उस जमाने में सामान्य सी 12 बोर बंदूक हुआ करती थी, वो लेकर के और दल सहित वहां पर आए। लेकिन अब पता लगाना मुश्किल था कि वो है कहाँ ओमपुरी लालपुरी। तो दोस्तों 22 मार्च 1950 का दिन था। अब पुलिस वहां गई तो पता लगाने के लिए कि कहां पर है ये कौन पता लगाएगा। उस दिन दोस्तों सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर के और चाचा भतीजा जा रहे थे। खानू रबारी रह गया, कोई काम था इसलिए वो और कहीं चला गया। तो दोनों चाचा भतीजा रवाना होने लगे, लेकिन उनको सुकून अच्छे नहीं हुए। उस दिन ओमपुरी की पत्नी ने मना भी किया कि आज सुकून अच्छे नहीं हो रहे हैं, आप मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार चले गए। गाँव है मांडवा, पास में ही गाँव है, वहां मांडवा में वहां गए। मांडवा में एक ढाणी पर वो रुके हुए थे और वहां पर योजना बना रहे थे कहीं के लिए। तो ये समाचार पता लग गया कि ये मांडवा में ठहरे हुए हैं एक ढाणी पर। अब ढाणी पर ठहरे पैसे पता कैसे लगाएं? तो दोस्तों खरताराम जी और भी उनके साथ में थे। उस जमाने में पद चिन्हों से पता लगता था कि कौन व्यक्ति कहां जा रहा है और कहां गया हुआ है। तो ऊंटों के पद चिन्ह से पता लगाया कि यहीं पर है, लेकिन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी उस ढाणी में जाके पता लगाने की और कोई साहस नहीं कर पा रहे थे, सभी बैठे थे। ऐसे में खरताराम जी को कहा कि भाई आप बुला के हमको लाए हो फलौदी से, तो आप ही ये पता लगाओ, पुष्टि करो कि ये इसी ढाणी पर है। खरताराम जी ने हिम्मत करके कि या तो मरना है, वैसे ही मारेंगे, या तो इनको मारे या मुझे मरना है, साहस करके वो ढाणी के पास में गए। तो जैसे ही देखा खरताराम को वहां पर घूमते हुए तो समझ गए कि जासूसी करने आया। तो गुस्से में लाल पीला होते हुए बंदूक तानते हुए कहा कि कह रहे करता यहाँ क्या कर रहा है? तो खरताराम ने हाथ जोड़ के कहा कि हुक्म, मैं तो ताजे काकेरी तोरड़ी ढूंढने आया हूं, अर्थात जवान ऊँटनी को तोरड़ी बोलते हैं। तो कहा मैं तो ताजे काके की तोरड़ी गुम हो गई, वो ढूंढने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा तू झूठ बोलता है, जासूसी करने आया है। लोगों ने जो उस ढाणी वाले मांडवा ढाणी में जहां रुके थे उन्होंने कहा कि वो भी जाटे थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप मत मारो इसको, ये तो तोरड़ी ढूंढने ही आए हैं और फिर आप ऐसा करोगे तो हम पर जिंदगी भर का ये इल्जाम लग जाएगा और लोग ये कहेंगे कि इन ढाणी वालों ने जानबूझ करके खरताराम को मरवाया और हम पर ये कलंक लग जाएगा। आपने हमारे घर का अन्न जल ग्रहण किया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इनको छोड़ दो। हाथाजोड़ी करने पर वो मान गए और कहा कि फिर ये भी कहा कि इनकी इतनी हिम्मत होती है कि आप भी जासूसी करें, आपके नाम से तो अच्छे थर थर कांपते, इसकी इतनी हिम्मत हो कि आपकी जासूसी करें। तो फिर वो वहां से खरताराम भी दूर चले गए और ओमपुरी और वो लालपुरी वापिस ढाणी पर वहां रुक गए। जाते ही पुलिस को संदेश दिया कि अंदर ही यार मैं देख करके आया हूं। अब पुलिस की गाड़ियां फिर ढाणी की तरफ रवाना होने लगी। गाड़ियों की आवाज सुनते ही ओमपुरी और लालपुरी समझ गए कि आज धोखा हो गया, खरताराम आया था, ये जासूसी करने आया था। तो ढाणी के अंदर अनुकूल स्थिति नहीं पाते हुए दोनों ने ऊंट पर पलायन किया और तो जहां वो रुके थे मांडवा की ढाणी के पास में सातलानी नाड़ी करके, जो आज भी विद्यमान है, 47 नाड़ी तक वहां आ गए। एक खेजड़ी देखी, खेजड़ी के पास में ऊंट को बैठा दिया। वो ऊंट भी शिवगिरी बाबा का ऊंट था जो उन्होंने जबरदस्ती वहां से लाए थे। बड़ा बलिष्ठ ऊंट था, उसको बैठाया और उसकी ओट और खेजड़ी की ओट में फिर उन्होंने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर पुलिस वाले भी दूर खड़े थे। एक कैर का वृक्ष है वहां आज भी विद्यमान है, उस कैर के वृक्ष के ओट में और जांगा जीप हुआ करती थी 4x4। जो पुराने लोग देख रहे हैं वीडियो वो जान जाएंगे, जांगा जीप हुआ करती थी जो रेगिस्तान में भी चल सकती थी। वहां पुलिस की फायरिंग होने लगी, इधर ओमपुरी भी फायरिंग करने लग गया। दोनों तरफ से घमासान गोलीबारी होने लगी। ओमपुरी को पता लग गया कि आज यहां से बच के जाना बहुत मुश्किल है। तब उन्होंने अपने पति लालपुरी को जो लूटा हुआ माल था वो नकद, अपने पत्नी के लिए कुछ कपड़े थे वो दिए और फिर कहा कि अब तू अंधेरे का फायदा उठा करके यहाँ से तू निकल जा, मैं मुकाबला करता हूँ और तेरी जाके चाची को कह देना कि ओमपुरी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, तू उनको संभालना, जिंदा रहा तो मैं वापस लौट करके आऊंगा। लालपुरी ने खूब मना किया लेकिन चाचा के आदेश की पालना करनी थी। वहां से अंधेरे का फायदा उठा करके लालपुरी वहां से निकल गए। पीछे ओमपुरी अकेला रहा। जब तक गोलियां रही तब तक उन्होंने लगातार गोलीबारी की। रमजान खां भी पुलिस वालों के साथ में था जो उनसे प्रताड़ित था ओमपुरी से, वो भी अच्छा निशानेबाज था। कहते हैं रमजान की गोली लगी थी लेकिन पुलिस के साथ में ही था वो भी। अब फिर गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद में एक ऊंट के गोली लगी, ऊंट भी मर गया और फिर गोली लगी ओमपुरी को, में घायल हो गए। घायल होने के बाद में खून काफी बाहर, उनकी मृत्यु हो गई। जब सामने पक्ष की गोलीबारी बंद हो गई तब भी पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर के देखें कि ओमपुरी जिंदा है या नहीं है। अंधेरे का समय था और सुबह तक इंतजार करना पड़ा। गोलीबारी बंद हो गई, तद उपरांत भी पुलिस वाले कोई वहां जाकर के देख नहीं पा रहे थे। बंद हो गई, सुबह जाकर के बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले बंदूक तानते हुए देखते देखते गए, ओमपुरी मृत पड़ा है।
फिर दोस्तों इस प्रकार से आतंक मिट गया डाकुओं का। लोग खूब इकट्ठे हुए। खरताराम जी भी साथ में थे। उनकी डेड बॉडी को पुलिस वाले फलौदी लेके गए। जैसे ही समाचार मिला तब उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए फलौदी थाने में, अस्पताल में जबरदस्त भीड़ लगी। पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में परिजनों को लाश दी गई। उनका विधि विधान के साथ में सांकड़ा गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर लालपुरी बच गए। खानूरबारी भी उस दिन साथ में नहीं था, इसलिए वो भी बच गया। और इस प्रकार से खरताराम जी द्वारा एक साहसी कदम उठाया गया और उसके कारण से इस डाकू का खात्मा, ओमपुरी का खात्मा हो गया। फिर बाद में खरताराम जी बहुत बड़े नेता भी बने, विभिन्न और पंचायत समिति सदस्य भी रहे, राजनीति में रहे, सरपंच बनियाना के रहे। 2017 में उनका देहावसान हुआ। तो दोस्तों ये ओमपुरी डाकू का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।